हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रस्तावना को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो हम प्रस्तावना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं उद्देशिका। अगर हम बात करें प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोला जाता है, तो हम सभी को पता है कि जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ था वो संविधान सभा के गठन के द्वारा हुआ था। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसी के द्वारा हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके तहत जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो जो संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था सच्चिदानंद सिन्हा, उसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम बात करें दूसरी बैठक की 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और अगर हम बात करें तीसरी बैठक को, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के निर्माण के अंतिम क्षणों में हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसी वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रस्तावना है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो हमारी जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा की, तो हमारी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। और अगर हम बात करें हमारी जो प्रस्तावना है उसका जो शुरुआती वाक्य है, हम भारत के लोग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना वो क्या शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये जो सभी वर्ड मैंने अभी लिखे हैं प्रस्तावना की, तो इसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। ये जो हमारी प्रस्तावना में दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है जो हमारी प्रस्तावना है उसका जो शुरुआती वाक्य है वो क्या है, हम भारत के लोग। इसके बाद अगर आप बात करें जो हमारा संविधान है उसको कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। अगर हम बात करें हमारे देश के संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो विभिन्न शब्द समाहित किए गए हैं उसका अगर अर्थ समझने की कोशिश करें, तो मैंने अभी इसको 3 वर्गों में बांटा है: संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान के स्रोत, तो हम भारत के लोग या जनता, जो संविधान का स्रोत है इसकी शक्ति किससे मिलती है, हम भारत के लोग यानी जनता। जो संविधान को शक्ति प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत की जनता के द्वारा। हमारे संविधान से पर एक ही चीज़ है हमारे देश में, हम भारत के लोग या हम भारत की जो जनता है वो ही हमारे संविधान से ऊपर हो सकती है। परंतु जो भी हमारे संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी जो संविधान में जो हमारे संविधान में इनकी शक्तियां हैं उसके दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का पालन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा भारत देश है उसमें लोकतंत्र व्यवस्था की गई है, तो इसी वजह से जो हमारा भारत देश का संविधान है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वरूप की, तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि भारत आंतरिक या बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। पहले ब्रिटिश के अधीन थे, परंतु अभी जो हमारे संविधान के निर्माण के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे जो प्रस्तावना में ये लिखा गया है, तो इसके तहत हम जो हमारा भारत देश है वो आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी बाहरी देश की बिना परमिशन के। अगर हम बात करें दूसरा समाजवादी की, तो समाजवादी का जो अर्थ है इसका मतलब क्या होता है, सभी
के लिए बराबर अधिकार। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश में समाजवादी है वो किस प्रकार की है, तो हमारे भारत देश में समाजवादी है वो किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे भारत देश में है वो समाजवादी किस प्रकार की है, वो लोकतांत्रिक है, और जो यूरोप में है वो किस प्रकार की है, साम्यवादी। तो हमें याद रखना है, तो हमारा भारत देश की जो समाजवादी व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। और हम इसके बाद अगर बात करें पंथ निरपेक्ष की, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत देश है इसका कोई भी धर्म नहीं है, ये मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु हमारे भारत देश का, हमारे राज्य का कोई भी धर्म हमारे प्रस्तावना में नहीं वर्णन किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें लोकतंत्रात्मक की, इसका मतलब तो हम सब समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के द्वारा, भारत के लोगों के लिए। तो इसका मतलब क्या है, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा मतलब अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गणराज्य की, तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रतिनिधि चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत। पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे देश के संविधान में क्या है, लोगों के द्वारा ही, लोगों जो हमारी जनता है उसके द्वारा ही जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो ही चुना जाता है, ना कि वंशानुगत रूप से उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो जो हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है उसको भी हम 5 स्टेप में हम कवर करेंगे। नंबर 1 का अगर बात करें न्याय की, तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया जाता है, एक सामाजिक, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस प्रकार की जो प्रस्तावना में न्याय नहीं दिया गया, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, एक धार्मिक न्याय। तो हमें पता है कि धार्मिक न्याय हमारे प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो हम स्वतंत्रता की अगर बात करें तो स्वतंत्र का मतलब जो हमारे मौलिक अधिकारों में निम्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें समता की, समता का मतलब क्या होता है, समान अधिकार, सभी के लिए समान व्यवस्था की गई है। इसके बाद बात करें व्यक्ति की गरिमा, तो जो हमारे अनुच्छेद 21, हमारा जो आर्टिकल 1 है संविधान का, उसमें व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विभिन्नताओं का देश है। जैसे हमारे देश में निम्न प्रकार की भाषा बोली जाती है, हर अलग अलग प्रकार के ड्रेस है, अलग अलग प्रकार के धर्म है। इसके बाद भी हमारा देश कैसा है, एकता के रूप में हम जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बंधुता यानी भाईचारा का भी हमें क्या रखना है, उद्देश्य रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के प्रस्तावना के जो निम्न शब्दों का अर्थ है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेरूबारी संघवाद, जो कि 1960 में हुआ था। बेरूबारी संघवाद के तहत हम प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते थे और इसको संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद जो दूसरा विवाद हुआ था, केशवानंद भारती केरल राज्य विवाद 1973 में, इसमें संविधान में प्रस्तावना को जगह दी गई और इसमें संशोधन कर सकते थे। और इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व 3 शब्द जोड़े गए। हमारे प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में हुआ था, जो कि संशोधन नंबर 42 था। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी संविधान की आत्मा कहा जाता है, अगर नाम देके पूछे तो हमारे संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, आर्टिकल 32 को किसने कहा था, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर बिना किसी का नाम दिए पूछे तो हम किसको, संविधान की आत्मा प्रस्तावना भी सही है और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच।